Evening, dear students. Good evening, Sachi. So, am I audible? And can you see the screen? Is the screen visible? Good evening, Ronit. How are you? Okay, I am fine, sir. रोनित कल थे आप? यस सर। कल आप थे? सर मैंने कल ज्वाइन किया था, दिखा रहा था वेटिंग टू स्टार्ट द मीटिंग। फिर उसके लिए सर उसके लिए मैंने क्या? लीव कर दी, मैंने लीव किया उसके बाद। फिर उसके बाद आई नहीं? नहीं, मैं सर मेरा पहले नेट नहीं चल रहा था तो मैंने थोड़ा लेट किया, स्टार्टिंग में नहीं, मैंने लेट किया ज्वाइन। चलिए ठीक है. Please let me know if there is any queries related to yesterday's lecture. Please raise your digital hands. और मैं आप लोगों से एक छोटी सी दरखास्त और करूंगा कि लेक्चर में आने के पहले अगर आप कल जो हम लोगों ने किया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है ना. अब अगर देखोगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो पॉसिबल नहीं है. और बेटा इसका कंटिन्यूएशन में अगर आप रीड करोगे या कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करोगे देन इट विल बी इम्पैक्टफुल. अदरवाइज सब उड़ जाएगा. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. ये सबसे इजी है. ठीक है, अगर हम लोग बात करें अबाउट कॉल एंड पुट, 17,500 का स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया था. 17,500 का कॉल was 95 rupees and put was 150. अगर आपको याद है तो यहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट रिस्क एंड रिटर्न. तो लॉन्ग पोजीशन मेरे हिसाब से साची ने ली थी. कॉल खरीदा था आपने. अगर आपको कल का एग्जाम्पल याद है तो कल मैं एक ट्रेडर बन गया था. दैट इज शेयर मार्केट का वी कैन से ऑपरेटर था. और साची वाज माय क्लाइंट. और साची आके मेरे को बोलती है सर ये बताओ 17,500 का कॉल कितना चल रहा है. मैं बोलता हूं 95 रुपीज. तो साची मेरे को आप बताएंगे कि मैक्सिमम लॉस आपका कितना है. 95 rupees. 95 into 50 शेयर्स का एक लॉट. तो टोटल अमाउंट कम्स टू अराउंड 4,750. Yes. So what you will be losing is maximum on the higher side 4,750, but your profit will be unlimited. Yes. तो यहां जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक छोटा सा टेबल है. लॉन्ग पोजीशन में आपका रिस्क कितना है. इट इज प्रीमियम व्हाट यू हैव पेड 95 रुपीज, दैट इज 4,750. लेकिन रिटर्न कितना है. इट इज अनलिमिटेड. और अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन की बात करें, शॉर्ट पोजीशन मतलब आपने बेचा है, कॉल बेचा है, तो आपका रिस्क कितना है. अनलिमिटेड. Unlimited. और प्रॉफिट कितना है. द प्रीमियम विच यू हैव रिसीव्ड. तो मेरे को बताइए रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल सबको समझ में आया क्या. प्लीज लेट मी नो. अगर किसी को नहीं समझ में आया रेज योर हैंड्स. आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है रेज योर हैंड्स. द रीजन फॉर दैट इज मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ये एग्जाम्स पास हो. तो इज देयर एनी क्वेरीज. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं. अज्यूम करो कि साची इज माय क्लाइंट. मैं सब ब्रोकर हूं या ब्रोकर हूं, एंजल ब्रोकिंग. ठीक है. और साची इज माय क्लाइंट और साची आके मेरे को पूछ रही है, अच्छे से सुनना, साची आके मेरे को पूछ रही है मनीष सर
17,500 का कॉल क्या रेट चल रहा है, और मैं साची को बोलता हूं कि 17,500 का कॉल का रेट चल रहा है 95 रुपीज। ठीक है, अब साची बोलती है सर एक कॉल खरीदो। मैं साची को बोलूंगा भाई अमाउंट लगेगा 4,750। तो मैंने साची का एक कॉल खरीदा, तो साची का टोटल रिस्क कितना है 4,750, नॉट मोर देन दैट, दैट इज 95 रुपीज पर शेयर। अब मेरे बाजू में एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है, वो भी मेरा क्लाइंट है, जैसे साची मेरी क्लाइंट है वैसे वो भी है। तो धीरे से हंसता है और हंस के बोलता है साची कभी भी कुछ भी करती है ना तो उल्टा ही होता है। मनीष सर एक काम करो, वो कॉल खरीद रही है ना, मेरे को कॉल शॉर्ट करने का है। तो एक तरफ साची ने कॉल खरीदा 95 रुपीज, और दूसरी तरफ मिस्टर एक्स ने शॉर्ट किया वो कॉल, बेचा है वो कॉल एट 95 रुपीज। अब हम लोग दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं रिस्क और रिटर्न। तो साची ने 95 रुपीज में खरीदा, तो मैक्सिमम रिस्क लॉन्ग पोजीशन, टेबल देखिए लॉन्ग पोजीशन, तो यहां लॉन्ग पोजीशन किसकी है, साची हैज अ लॉन्ग पोजीशन। ऑन द अदर हैंड मिस्टर एक्स हैज अ शॉर्ट पोजीशन, उसने बेचा है। हम लोग सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं बेटा, पुट की बात ही नहीं कर रहे। तो साची ने कॉल खरीदा, मिस्टर एक्स ने कॉल बेचा। तो रिस्क और रिटर्न किसका कितना, तो साची का रिस्क कितना है 95 रुपीज का, दैट इज द प्रीमियम पेड, जो भी उसने प्रीमियम पे किया 95 रुपीज। मैक्सिमम उसका लॉस कितना होगा, हम लोग बोलते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग में लिमिटेड, अगर आप सही रास्ते से चल रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप सही रास्ते से चल रहे हो तो लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, वही चीज यहां पे है। तो साची का लॉस कितना है, साची सही रास्ते पे चल रही है, तो साची का मैक्सिमम लॉस 95 रुपीज, लेकिन प्रॉफिट विल बी अनलिमिटेड, तो रिटर्न विल बी अनलिमिटेड। तो लॉन्ग पोजीशन में सांची का रिस्क कितना है, द प्रीमियम शी हैड पेड, और रिटर्न कितना, इट इज अनलिमिटेड। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मिस्टर एक्स की बात करें, जिसने शॉर्ट किया है, जो सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, उसने उल्टा रास्ता इख्तियार किया है, वो उल्टे रास्ते से चल रहा है, तो उसका रिस्क कितना है, अनलिमिटेड, और उसका प्रॉफिट या रिटर्न्स कितने हैं, इट इज द प्रीमियम व्हाट साची हैज पेड 95 रुपीज। So that is risk and return profile of option contract. मैंने ये चीज 2 बार रिपीट कर ली, क्या सबको समझ में आया? पायल गुड इवनिंग, समझ में आया बेटा? वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन देखेंगे हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, लेट अस सी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, नीचे ही डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है नेक्स्ट पेज पे, लेकिन उसके पहले एक कंसेप्ट है लेवरेज। लेवरेज, साची डू यू हैव अ कैलकुलेटर? है, लेके आओ, जल्दी लाना बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। साची डू यू हैव द कैलकुलेटर नाउ? अगर आप में से और किसी के पास में भी रहेगा तो आप लोग सब ध्यान दीजिएगा प्लीज। लेवरेज मतलब क्या बेटा? लेवरेज मतलब कोई भी चीज जो आपको खरीदनी है, खासकर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर ट्रेडिंग के हिसाब से, जुआ खेलने के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे लेवरेज किसको बोलते हैं? साची से, क्योंकि उस कैलकुलेटर साची के पास है, तो साची प्लीज लेट मी नो वन थिंग। Yes, sir. अगर आपको एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, अच्छे से सुनना, क्या खरीदना है? फ्यूचर्स Futures contract. कॉन्ट्रैक्ट, एंड स्पॉट प्राइस इज 17,500। अच्छा, कितना?
17,000। 17,000. तो आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का पड़ेगा? 17,500 का. नहीं, कितने पैसे देने पड़ेंगे मेरे को, ब्रोकर को? 10%. किसका 10%? 17,500 का. हट पगली, रुलाएगी। कैलकुलेट करो, देखो कितना पैसा भरना पड़ेगा साची को, कैलकुलेट करो। अगर मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट साची खरीद रही है, 17,500 का भाव चल रहा है, लिखिए 17,500। नाउ 17,500 into 50, 17,500 into 50 शेयर्स। एक लॉट कितने का बेटा? 50 शेयर्स का एक लॉट है। तो 17,500 into 50, what is the amount now? 8,75,000. 8,75,000. Now 10% margin of 8,75,000 comes to 87,500. Yes. तो सोचो, साची को एक लॉट फ्यूचर्स खरीदने के लिए 87,500 रुपीज रखना पड़ेगा। अब ये फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन वही चीज साची बोलती है नहीं, मेरे को तो सस्ते में करना है। तो सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है साची के लिए। क्या ऑप्शन है? साची बोलेगी एक काम करो, 17,500 का ऑप्शन क्या चल रहा है? क्या कॉल क्या चल रहा था बेटा? 17,500 का कॉल का प्रीमियम क्या चल रहा है? 95 rupees. 95 into 50 comes to 4,750. Yes. बराबर है। अब देखो साची को 100% मालूम है कि यार निफ्टी बढ़ने ही वाला है, 17,500 के तो ऊपर ही जाएगा। तो उसके ऊपर दो ऑप्शन है। पहला, फ्यूचर्स खरीदे, लेकिन फ्यूचर्स के लिए पैसे ज्यादा लगेंगे, रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन भी, अगर वो गारंटीड है कि नहीं यार निफ्टी बढ़ने ही वाला है, तो ऑप्शन खरीदेगी। मेरे पास आएगी, बोले मनी सर फ्यूचर तो बहुत भारी पड़ेगा यार, इतने पैसे 87,500 आई डोंट हैव। तो एक काम करो ना, 17,500 का ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या चल रहा है? मैं बोलूंगा 95 रुपीज चल रहा है। ठीक है, एक लॉट खरीदो ना। कितने का हो गया वो लॉट? मैं बोलूंगा 4,750। तो साची वो पर्टिकुलर लॉट 4,750 रुपए, 5,000 भी नहीं है, 4,750 रुपीज देके खरीदेगी। दैट इज समझ लेवरेज, कि वही चीज उसको सस्ते में मिल रही है तो लेवरेज मिल रहा है उसको। क्या मिल रहा है? लेवरेज। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? वही चीज बेटा यहां है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग रीड कर लेते हैं एक बार। एन ऑप्शन बायर, जो ऑप्शन में बाय कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर साची, an option buyer pays a relatively small premium for market exposure in relation to the contract value. जितना contract value उससे कम पैसे देके वो position खड़ी कर सकती है। This is known as leverage. In our example above, long call and long put, we have seen that the premium paid, that is 4,007. अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो 95 रुपीज का था, अगर आप पुट खरीद रहे हो तो 150 रुपीज का था। अगर कल का एग्जाम्पल याद रहेगा तो कॉल कितने का चल रहा था? 95, और पुट कितने का चल रहा था? 150। तो 4,750। अगर आपको कॉल लेना है तो 4,750 रुपए लगेंगे, पुट लेना है तो 7,500 लगेंगे। तो छोटा अमाउंट लग रहा है। अब इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? वॉज ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, 8,75,000 इन बोथ केसेस। तो अगर हम लोग 8,75,000 या फिर 87, 10% मार्जिन भी पकड़ो, तो 87,500 रुपीज के जगह पे आप 4,750 या 7,500 रुपए डाल के कॉल या पुट खरीद सकते हो। तो एक सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज टर्म्ड एज लेवरेज। That is termed as leverage. देखो, due to this leverage, a trader can see large percentage gains from comparatively small favorable percentage moves in the underlying equity. ठीक है, तो leverage का concept समझ में आया क्या? बस इतना ही देखना है आपको।
आपको सिर्फ लेवरेज में बेटा फर्स्ट पैराग्राफ ही मार्क करिए, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ रहा है बेटा समझ में? लेवरेज में सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद आइए आप डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हम सबको मालूम है, ठीक है। फ्यूचर्स में बायर भी होता है, सेलर भी होता है, ठीक है। दे कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन और दे कैन शॉर्ट, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में जो ऑप्शन होल्डर है, ही हैव राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। कहां? ऑप्शन में। फ्यूचर्स में बेटा राइट्स भी है प्लस ऑब्लिगेशन भी है। खरीदा है तो बेचना पड़ेगा, बेचा है तो खरीदना पड़ेगा। ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में ऑप्शन होल्डर का राइट है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बराबर है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में इन लोग सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रीमियम पे करना है। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि अगर रोनित है, रोनित बोलता है कि सर मेरे को है ना पुट खरीदना है। पुट का रेट क्या चल रहा है? 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का, 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट का प्राइस क्या चल रहा है? 150, 150। तो उसको वहां 7,500 रुपए, 7,500 रुपीज भरना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? प्रीमियम ही इज पेइंग। तो फ्यूचर्स में कोई प्रीमियम नहीं लगता, ऑप्शन में प्रीमियम लगता है। हम सब रीड करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक मोटा मोटा कंसेप्ट बता रहा हूं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में प्रॉफिट लॉस, रिस्क एंड रिटर्न हम सबको मालूम है। फ्यूचर्स में अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस की गुंजाइश है, अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस। जबकि ऑप्शंस में अगर आप सही रास्ते से चल रहे हो तो लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, लेकिन अगर आप उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट। ये हम लोग ऑलरेडी आज ही देख चुके हैं रिस्क एंड रिटर्न में। बराबर है। मार्जिन मनी कहां रखना पड़ता है? फ्यूचर्स में 10% मार्जिन मनी रखना पड़ता है। ऑप्शन में ऐसा कोई मार्जिन मनी नहीं है, क्योंकि वहां अपन क्या पे कर रहे हैं? प्रीमियम। ठीक है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक बार रीड कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आई विल बी रिक्वेस्टिंग वैभव, इफ पॉसिबल कैन यू रीड इट फॉर मी? Sir, I should read the whole futures first or point by point? Point by point. First futures contract and then option contract and like that. Okay, sir. Future contracts. The buyer and the seller both have the obligation to buy or sell the underlying asset. बराबर है। The buyer and seller both have the obligation, मतलब rights plus obligation दोनों है। Rights भी है plus obligation भी है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम सबको मालूम है राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है. लेट अस रीड। Option contracts. The option buyer has the right to buy or sell the underlying asset without any obligation to do so. The option seller has the obligation to buy or sell the underlying asset if the option buyer exercises his option. बराबर है। तो यहाँ राइट है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। सेकंड पॉइंट, Future contract. Neither the buyer nor seller is required to pay any price or premium for entering a futures contract. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रीमियम पे करने की फ्यूचर्स में जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर्स में हम लोग क्या पे करते हैं? मार्जिन मनी। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि भाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रीमियम पे नहीं करना, लेकिन ऑप्शन में यू हैव टू पे प्रीमियम। लेट अस रीड। Option contract. The option
Buyer is required to pay to the option seller a price known as option premium for buying the option. भाई ऑप्शन का अगर आपको खरीदना है तो यू हैव टू पे प्रीमियम। तीसरा, प्रॉफिट और Futures लॉस के con- बारे में, रिस्क एंड रिटर्न। कहां रिस्क और रिटर्न अनलिमिटेड है? फ्यूचर्स में रिस्क एंड रिटर्न इज अनलिमिटेड। जबकि अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में सही रास्ते पे चल रहे हो तो अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस, लेकिन आप गलत रास्ते पे चल रहे हो तो अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट। वही चीज है, देखो, लेट अस रीड। Futures contracts, both buyer and seller are subject to payment of margins to the exchange. ना 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 बेटा, थर्ड वाला पॉइंट तो पढ़, ऐसा नहीं करना चाहिए वैभव। देखो Sorry, मालूम sir. है तेरे को, है ना, शाम का टाइम है, भूख लग रही होगी तो थोड़ा सा ऐसे ही खा लिया पॉइंट, ऐसा नहीं चलता है। Sorry, sir. Sorry, sir. अरे नो प्रॉब्लम बेटा। Both buyer and seller can make unlimited gains or losses. तो फ्यूचर में अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, लेकिन यहाँ पे सही रास्ते पे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शंस में सही रास्ते पे चलोगे लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, गलत रास्ते पे चलोगे अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। लेट अस रीड इट। Option contracts, the option buyer can make potentially unlimited gains, but his loss is limited to premium already paid. The option seller can face unlimited losses, but his gain is limited to the premium already received. तो यहाँ पे सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप बाय कर रहे हो, कॉल हो बेटा, कॉल हो या पुट हो, अच्छे से सुनना, कॉल हो या पुट हो, अगर आप बाय कर रहे हो तो आप सही रास्ते पे हो। अगर आप सेल कर रहे हो, इफ यू आर अ सेलर, जिसको हम लोग राइटर भी बोलते हैं, तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। तो अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, अनलिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, एंड लास्ट वन। So just a second. या Both buyer and seller are subject to payment of margins to the exchange. मैंने पहले ही बताया, फ्यूचर्स में प्रीमियम नहीं लगता, फ्यूचर में क्या लगता है? मार्जिन। ठीक है, जबकि ऑप्शन में मार्जिन नहीं लगता है, ऑप्शन में क्या लगता है? प्रीमियम। वही देखो, Option contracts, only the option seller is required to pay margins to the exchange. याद रखना, ऑप्शन में सिर्फ सेलर भरेगा मार्जिन। क्यों? क्योंकि उसका लॉस अनलिमिटेड है, उसका लॉस अनलिमिटेड है। Unlimited. तो गलत रास्ते पे चलेगा तो उसको ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। तो ओनली द ऑप्शन सेलर इज रिक्वायर्ड टू पे मार्जिन टू द एक्सचेंज। तो ये 4 पॉइंट में बेटा किसी को भी कोई क्वेरी है तो प्लीज रेज योर डिजिटल हैंड्स। आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज, रेज योर डिजिटल हैंड्स। साची, अच्छा इस बार एग्जाम्पल साची के ऊपर नहीं लिया ना, तो उसको समझ में नहीं आया। यस सर साची। डाउट नहीं है, सिर्फ पूछना था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो सेकंड पॉइंट है, हाँ। ऑप्शन बायर इज रिक्वायर्ड टू पे द ये प्रीमियम अमाउंट टू द सेलर। तो सर अगर बायर सेलर को प्रीमियम अमाउंट दे रहा है तो बीच में जो ब्रोकर है जो उनका अरे बेटा, transaction वो करवा बोलने रहा का है, मतलब है, वो बोलने का मतलब है, डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा ना। एक्सचेंज मींस व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज मींस व्हाट? इट इज अ प्लेटफॉर्म बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म दिया है। किसने दिया है? स्टॉक एक्सचेंज ने। इट कैन बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वो देखेंगे। आ रहा है समझ में? अच्छा सर, तो फिजिकली कोई ब्रोकर नहीं है, सिर्फ एनएससी और बीएससी के थ्रू हो रहा है? ब्रोकर होते हैं ना फिजिकली, नहीं आप मतलब समझ नहीं रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, जो हायरार्की है वो अच्छे से समझो। एक स्टॉक एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलता है? क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो मुंबई में है, एक ही जगह पे है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलता है? ब्रोकर्स बनाता है, जैसे एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, आशिका स्टॉक ब्रोकिंग, शेर खान। ठीक है, देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रोकर्स। ये ब्रोकर्स क्यों बनाए? कि भाई आप जगह जगह पे जाओ, दिल्ली जाओ, कोलकाता जाओ, पुणे जाओ, आप कहीं पे भी अपना बिजनेस खोलो, क्लाइंट लेके आओ जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करेगा। अच्छा। अब ये जो ब्रोकर्स हैं,
इन लोग सब ब्रोकर्स बनाते हैं, क्योंकि इन लोग खुद तो अलग अलग जगह जा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन भोपाल, मैं जाता हूं एंजल वाले के पास, एंजल ब्रोकिंग के पास, कि भाई मेरे को शेयर मार्केट का एंजल ब्रोकिंग का एक ऑफिस खोलना है भोपाल में। तो मैं क्या बन गया? सब ब्रोकर। मेरा ब्रोकर कौन है? एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग किसका क्लाइंट है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो ये हायरार्की बन गई। एंड साची इज माय क्लाइंट। साची किसकी क्लाइंट है? मैं। अब जो भी हम लोग खरीद रहे बेच रहे हैं, तो साची किसके थ्रू खरीद रही है? मनीष राय के थ्रू। लेकिन मनीष राय किसके थ्रू कर रहा है? एंजल ब्रोकिंग के थ्रू। और एंजल ब्रोकिंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, पायल, अगर पायल अवेलेबल है तो हो सकता है पायल मोतीलाल ओसवाल की क्लाइंट हो। तो पायल ने पुट खरीदा, तो पायल पुट कहां से खरीद रही है? मोतीलाल ओसवाल, सब ब्रोकर से। वो सब ब्रोकर किसके साथ? अच्छा, पायल इज लिविंग इन उल्लासनगर, तो पायल अपने सब ब्रोकर के पास गई। उसका सब ब्रोकर किसके साथ अटैच्ड है? मोतीलाल ओसवाल के साथ। लेकिन मोतीलाल ओसवाल किसके साथ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब मिलके कहां पहुंच रहे हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बिकॉज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म जो लोगों को, बायर और सेलर को खेलने देता है। तो देयर आर ब्रोकर्स बिटवीन देम। ठीक है। और एक डाउट पूछना था। कल आपने जैसे एनएससी का वो आपने दिखाया था ना वेबसाइट, जिसमें एक्सपायरी डेट भी थी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो सर आप बोल रहे थे, मतलब इसमें ऐसा है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बायर या जो भी सेलर है उनको एक्सपायरी डेट जैसे लागू नहीं होती, लाइक मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं सेम ऑप्शन। तो उसमें वो एक्सपायरी का कॉलम क्यों दिखाया गया था? लाइक वो दिखा भी नहीं सकते? नहीं, तो एक्सपायरी का कॉलम बेटा, एक्सपायरी में आपको प्राइस नहीं दे रहे ना, एक्सपायरी में डेट दे रहे, डेट कि किस दिन एक्सपायर होगा। हाँ, बट ऐसे मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है ना, जैसे ऑप्शन में कि हम एक्सपायरी तक ऑप्शन में सेल बेटा, करना है हमें। ऑप्शन में आपको ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, 17,500, 17,500 का आपने कॉल खरीदा। हाँ। क्या सोच के खरीदा, या क्या आपका प्रेडिक्शन क्या था? मन में क्या चल रहा था? मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे? ऊपर जाने वाला है। आपने कॉल खरीदा, 17,500 चल रहा है, आपने बेट लगाया, 95 रुपीज चल रहा है मार्केट में। कॉल का प्रीमियम क्या चल रहा है? 95। आपने बेट लगाया, यार ये 17,500 का कॉल ले, ये ऊपर जाएगा। अब एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी 17,500 के जगह पे 17,700 हो गया। बराबर है। तो आपने खरीदा कब था? 17,500। हाँ, आपने क्या खरीदा? 17,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदा। हाँ। एक्सपायरी के दिन वो 17,700 हो गया। आपको फायदा हो रहा है या नुकसान? फायदा हो रहा है। तो अब आप ऑब्लिगेशन भी हो गया आपको। क्यों? क्योंकि जब तक आप बेचोगे नहीं, आपका फायदा मिलेगा नहीं। हाँ। तो भाई, खरीदना मेरा राइट है, बेचना मेरा ऑब्लिगेशन है। अच्छा। क्योंकि मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। अब उल्टा करो, तो यहां राइट भी ऑब्लिगेशन भी। कब? जब आपको प्रॉफिट हो रहा है। यस। अब उल्टा करो, 17,500 का कॉल आपने खरीदा, प्रीमियम कितना पे किया? 95 रुपीज पर शेयर। 95 रुपीज। अब ये धीरे धीरे 17,500 से 17,300, 17,200, 17,100 धीरे धीरे नीचे गया, और आपका 95 रुपीज धीरे धीरे करके 4 रुपए हो गया। यस। बराबर है। अब आप सोचोगे 4 रुपए अगर मैं अभी बेचूंगी तो 4 रुपए इंटू 50 200 रुपए मिलेगा, लेकिन 300 रुपए तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अच्छा। तो आप बोलोगे यार छोड़ दे यार, नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं करना है, लेट इट बी, ऐसे ही वो जीरो हो जाने तो चलेगा। क्योंकि मैं बेचूंगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा फालतू में। मेरे को मिल रहा है 200 रुपए और खर्चा ऊपर से 100 रुपए और डालना पड़ेगा। इससे अच्छा छोड़ दो पूरा, वो 200 रुपए भी छोड़ दो। तो आपने राइट था बेचना, आपने पुट खरीदा, आप सॉरी कॉल खरीदा, आपका राइट है। लेकिन फिर बेचना, क्योंकि आप लॉस में चल रहे हो, बेचना आपका ऑब्लिगेशन नहीं है।
आया समझ में? यस, तो सर जब और- प्रॉफिट दिखे तभी कैसे राउंड ऑफ किया जा सकता है, मतलब मैं बेच के राउंड ऑफ मैं नहीं, स्क्वायर ऑफ किया जा सकता है। आई मीन सॉरी स्क्वायर ऑफ। यस, बट नेचुरल, क्योंकि आप बेचोगे नहीं तो फिर बिकेगा नहीं, हाँ और बिकेगा नहीं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। यस ठीक है, अब मैं एक कॉमन सी चीज है बेटा, मैं आपको एकदम कॉमन सी चीज बताऊं। गोल्ड का रेट 50,000 रुपीज चल रहा है। आपने सोचा है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है। आपने ज्वेलरी शॉप में गए, बोला भाई मेरे को है ना 10 ग्राम्स का एक गोल्ड बिस्किट दो। यस कितना रेट चालू है? 50,000। ये लो 50,000। इन्वेस्टमेंट किया आपने, यस ज्वेलरी नहीं बनाना, इन्वेस्टमेंट। रेट हो गया 70,000। अब मेरे को बता, तू बेचेगी नहीं तो बिकेगा क्या? देखो प्रॉफिट नहीं। कब होगा? बेचने पर। मतलब भाई गोल्ड खरीदना आपका राइट है, अधिकार है, कोई भी खरीद सकता है, एक भिखारी भी गोल्ड खरीद सकता है, ये आपका अधिकार है, राइट है। लेकिन ऑब्लिगेशन कब आप करोगे उसको? बेचोगे कब? जब प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। पे। अब मेरे को बता, 50,000 में खरीदा और रेट हो गया 40,000, बेचेगी क्या? नहीं। फिर तू बोलेगी अब तो कितना भी नीचे जाने दे, मेरे को बेचना ही नहीं है, क्योंकि मेरा लॉस है वैसे भी। यस समझ में आ रहा है? तो दैट इज राइट एंड ऑब्लिगेशन इन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। आया? थैंक यू सर। ओके, और कोई क्वेरीज बेटा? एनी क्वेरीज, एनी फर्दर क्वेरीज, प्लीज लेट मी नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक्स ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग इन ऑप्शन ग्रीक्स। अब सबसे पहला पैराग्राफ देखो, सबसे पहला पैराग्राफ। In our above examples, we have seen that call option premium is rupees 95। जैसे मैंने अभी अब आपको बताया था, साची ने कॉल ऑप्शन खरीदा था 17,500 के स्ट्राइक प्राइस वाला, और उसका प्राइस क्या चल रहा था? 95 रुपीज। और पुट ऑप्शन चल रहा था 150 रुपीज। ये कल का ही एग्जाम्पल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कॉल खरीदोगे तो आपको प्रीमियम पे करना है 95 रुपीज का, अगर आपको पुट खरीदना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा 150 रुपीज का। पायल मेरे को बताएगी। अब पायल, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल खरीदोगे या पुट? कॉल। अच्छा, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप कॉल खरीदोगे या पुट? पुट। बराबर है, थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहे हैं इन लोग, देखो। द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दीज वैल्यूज? ये 95 रुपीज आया कहां से? ये 150 रुपीज आया कहां से? ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, on what basis did market participants arrive at these values of the premium? What are the parameters that affect these values? Are they fixed by stock exchange? ना, और by SEBI? याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले भी हो चुका है, प्राइस छोड़ के बाकी सब स्टॉक एक्सचेंज फिक्स करता है, लेकिन प्राइस स्टॉक एक्सचेंज फिक्स नहीं करता। तो यह सवाल यह है, प्राइस किसने फाइंड आउट किया? प्राइस कौन डिसाइड करता है? 95 रुपीज कैसे आया, या 150 रुपीज कैसे हो गया? तो बेटा इसको, ये फर्स्ट पैराग्राफ को मार्क करने के बाद आप सीधे नीचे आएंगे, नोट्स में देखिए, अब आप आएंगे दस, THUS, ये यहां पे, ये यहां से दिख रहा, दिखा? यहां से आप मार्क कीजिए, यहां से आपको पढ़ना है कि प्राइस फिक्स कैसे होता है। तो 5 चीजें हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, फंडामेंटल पैरामीटर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो प्राइस डिसाइड करता है। तो ये 5 कौन कौन से हैं? Thus there are 5 fundamental parameters on which the option price depends upon. पहला है स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। भाई प्राइस कैसे डिसाइड होता है? विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइंग एसेट का प्राइस। दूसरा, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। अब स्ट्राइक प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग ने इन द मार्केट, एट द मार्केट और आउट ऑफ द मनी मार्केट कंसेप्ट देखा, बराबर है? तो स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। जितना वोलेटाइल होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा प्राइस,
उतना ज्यादा आप उसमें ऑप्शन में काम करना चाहोगे। मेरे को बताओ, अगर किसी भी चीज का प्राइस, फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड में लोग कमोडिटी मार्केट में क्यों खेलते हैं? क्योंकि गोल्ड का रेट फ्लक्चुएटिंग है, वोलेटाइल है। मेरे को बताओ, अगर रोज गोल्ड का रेट सेम रहेगा 50,000 रोज 50,000, तो भाई कोई उसमें खेलेगा ही नहीं। भाई आदमी सट्टा कब करेगा, आदमी जुआ कब खेलेगा? व्हेन थिंग्स आर वोलेटाइल। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो कुछ करेगा ही नहीं, फायदा ही नहीं है। सोचो ना कि आपने सुना होगा एक चीज कि आईपीएल जो चल रहा है फिलहाल, उसमें बेटिंग होती है, ठीक है? वो ड्रीम्स 11 और बाकी सब भी आ गए, पता नहीं कहां कहां से। उसमें भी जुआ ही चलता है। बताओ कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, बताओ कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा, एक ओवर में कितने रन बनेंगे, ये जुआ ही है। मेरे को बताओ, हर इनिंग में अगर मुंबई इंडियंस 200 ही रन बनाएगी हर इनिंग में, ठीक है, पहले जो दो ओपनर बैट्समैन आते हैं, रोहित शर्मा और जो भी आता होगा, वो सब 100 रन बनाएंगे, वो भी 100 बनाएगा, 2 ही विकेट जाएंगे। अगर सब चीज सेम रहेगी तो आपको लगता है ये बैटिंग या फिर ड्रीम्स 11 और बाकी सब चलेंगे? तो वही है, वोलेटिलिटी होना जरूरी है। फोर्थ, टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। बेटा याद रखना, जितना ज्यादा टाइम है आपके पास उतना ज्यादा प्राइस होगा। जैसे जैसे आपका टाइम खत्म होगा आप जीरो के तरफ बढ़ोगे, प्राइस धीरे धीरे जीरो हो जाता है। आखिरी दिन मैक्सिमम, मैक्सिमम बोल रहा हूं, हर एक नहीं, मैक्सिमम कॉल्स और पुट जीरो हो जाते हैं। मैक्सिमम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब नहीं, मैक्सिमम कॉल एंड पुट लास्ट डे पे, एक्सपायरी डे पे जीरो हो जाते हैं। मतलब जब मेरे पास समय ज्यादा है तो प्रीमियम ज्यादा होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास में आएगी जीरो की तरफ आप बढ़ते जाओगे। तो दैट इज टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। और फिफ्थ वाला इंटरेस्ट रेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट है। तो ये 5 चीजें हैं जो प्राइस डिसाइड करती है ऑप्शंस मार्केट में। अब ये पांचों को एक एक करके रीड करना पड़ेगा। तो दीज फैक्टर्स अफेक्ट द प्रीमियम और प्राइस ऑफ ऑप्शंस, भले ही वो अमेरिकन ऑप्शंस हो या यूरोपियन ऑप्शंस हो, इन सेवरल वेज। एक एक करके हम लोग ये पांचों ऑप्शंस रीड करते हैं। तो कौन रीड करना चाहेगा आप में से? रेज योर हैंड्स। है किसी में दम या सब है पानी कम? ओके, पायल ने भी हैंड्स रेज किया है, साची। चलो आज पायल को थोड़ा सा हम पहले मौका देते हैं। यस पायल। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। So can I start? या Spot price of the underlying asset. The option premium is affected by the price movements in the underlying instrument. If price of the underlying asset goes up, the value of the call option increases, while the value of the put option decreases. Thus, when Nifty rises from 17,500 to 18,000, the price of a call option with a strike price of 17,500 will increase, while the price of a put option with the same strike price will fall. सुनो, Similarly, अब बस 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 बस। तो यहाँ स्पॉट प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑप्शन का प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑन द वैल्यू और प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अब देखो अच्छे से क्या बोल रहे हैं। फिलहाल 17,500, यहाँ हाथ देखना, 17,500 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है या स्पॉट प्राइस 17,500 चल रहा है। कितना? 17,500। पायल ने कॉल, सॉरी साची ने कॉल खरीदा। कॉल मतलब भाई उसको लग रहा है बढ़ने वाला है। अब जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, सच में स्पॉट प्राइस बढ़ते जा रहा है। 17,500 से 17,600, 700, 800, 17,900, 18,000। तो साची विल बी गेनिंग, साची को प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने कॉल खरीदा था, उसका प्रेडिक्शन सही साबित हुआ। ऑन द अदर हैंड पायल ने 17,500 का पुट खरीदा था। पुट मतलब व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग, मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट गिरा नहीं, बढ़ गया। तो पायल विल बी इनकरिंग लॉसेस।
तो ये एक को प्रॉफिट हुआ, दूसरे को लॉस हुआ, किसके हिसाब से? क्योंकि अंडरलाइंग एसेट बढ़ गया या कम हो गया। अगर आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से अंडरलाइंग एसेट चलता है तो यू विल बी अर्निंग प्रॉफिट। अगर आपने जैसा सोचा, जैसे पायल ने सोचा था कि भाई नीचे गिरेगा, लेकिन नीचे नहीं गिरा, ऊपर भाग गया, तो बट नेचुरल पायल विल बी इनकरिंग लॉसेस। तो यहां ऑप्शन प्राइस कौन डिसाइड करता है? तो वन ऑफ द फैक्टर और वन ऑफ द पैरामीटर इज प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। आया? यस बेटा, आगे। Similarly, if the price of the underlying asset falls, the value of the call option decreases while the value of the put option increases. अब अच्छे से सुनना, साची ने क्या खरीदा था? कॉल खरीदा था। साची क्या सोच रही थी? ऊपर जाएगा 17,500, 18,000 जाएगा, लेकिन वो नीचे आ गया, 17,200 हो गया, 17,100 हो गया, 17,500 की चीज 17,100 हो गई, जबकि साची ने सोचा था ये बढ़ेगा। तो साची विल बी इनकरिंग लॉसेस नाउ। और पायल ने क्या खरीदा था? पुट खरीदा था। मतलब पायल का प्रेडिक्शन क्या था? नीचे गिरेगा, और सच में नीचे गिर गया, तो पायल विल बी अर्निंग प्रॉफिट। मार्केट है बेटा, 100 रुपए अगर मेरे को आज प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मार्केट में किसी ना किसी को 100 रुपए नुकसान हुआ होगा। ठीक है, हम लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हम सबको मालूम है कि जब भी एंट्री हम लोग अकाउंट्स में पास करते हैं तो जितना अमाउंट डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। जर्नल एंट्री भी पास करते हैं तो जर्नल एंट्री में जितना अमाउंट डेबिट का होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट का होता है। इन द सेम वे शेयर मार्केट में जितना किसी को प्रॉफिट हुआ, मतलब किसी ना किसी को नुकसान हुआ। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्राइक प्राइस। याद रखना, स्ट्राइक प्राइस में हम लोग तीन चीज देख चुके हैं। इन द मार्केट देख चुके हैं, एट द मार्केट देख चुके हैं, और आउट ऑफ द मार्केट देख चुके हैं। आउट ऑफ द मनी मार्केट, इन द मनी मार्केट, एट द मनी मार्केट एंड आउट ऑफ द मनी मार्केट। तीनों में से इंट्रिंसिक वैल्यू किसमें ज्यादा होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है सिर्फ एक में, दैट इज इन द मार्केट। तो स्ट्राइक प्राइस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सोचो ना, मार्केट चल रहा है 18,000 पे, मार्केट 18,000 पे चल रहा है और आप बात कर रहे हो 17,000 की, तो लोग 18,000 में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे या 17,000 में? 18,000 में लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, 17,000 में आउट ऑफ द मनी मार्केट है, और आउट ऑफ द मनी मार्केट में पैसा नहीं होता, लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलने का मतलब क्या है कि भाई ऑप्शन मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है? तो एक उसका पैरामीटर स्ट्राइक प्राइस भी है कि आप इन द मनी मार्केट वाला स्ट्राइक प्राइस लोगे, प्राइस भले ही ज्यादा हो लेकिन कमाने के चांसेस ज्यादा है। एट द मनी मार्केट या आउट ऑफ द मनी मार्केट में तो पैसे कमाने के चांस ही नहीं है। एट द मनी मार्केट में 50-50 है, क्योंकि स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस बोथ आर सेम, कल ही में हम लोग ने देखा था। लेकिन आउट ऑफ द मनी मार्केट में तो सवाल ही नहीं उठता है स्ट्राइक प्राइस। यस पायल। If all the other factors remain constant but the strike price of the option increases, intrinsic value of the call option will decrease and hence its value will also decrease. For example, when Nifty is at 17,562, a call option with a strike price of 17,600 will trade at a higher price than a call option with the same maturity but with a strike price of 17,700. अब मेरे को बताओ, ये एग्जांपल में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? भाई स्पॉट प्राइस क्या चालू है निफ्टी का? 17,562। तो सबसे ज्यादा लोग किसमें पैसा डालेंगे? हम लोग सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं। कॉल मतलब आप मार्केट में बढ़ोतरी चाह रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा। मार्केट रेट निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चालू है? 17,562। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग किस पे होगी? 17,600 पे इन द मनी मार्केट, बराबर है। लेकिन 17,700 विल बी आउट ऑफ द मनी मार्केट। आ रहा है समझ में? आगे। This is because the intrinsic value is progressively lower for a higher strike price of calls. On the other hand, with all the other factors remaining constant, increase in strike price of option increases
the intrinsic value of the put option, which in turn increases its option value. स्ट्राइक प्राइस है, इतना समझ लो। देखो इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन क्या आएगा भाई, ऑप्शन मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है, उसके जो 5 पॉइंट्स है, एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें मालूम, आपको 7 पॉइंट्स देंगे इंस्टेड ऑफ 5, और फिर नीचे ऑप्शन में बोलेंगे 1 2 4 5 एंड 6 आर करेक्ट, या फिर सेकंड ऑप्शन 2 3 4 5 7 आर करेक्ट। तो टोटल 7 ऑप्शन दिए 5 की जगह, तो आपको सिर्फ हेडिंग याद रखना है कि भाई ऑप्शन प्राइस कैसे डिसाइड होता है, फर्स्ट स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, वोलेटिलिटी, 5 टोटल पॉइंट्स हैं, बस वो याद रखो हेडिंग्स, और अंदर का जो मटेरियल है वो जो बता रहा हूं वो है ही। नेक्स्ट इज वोलेटिलिटी। अब मेरे को बताओ वोलेटिलिटी इसके पहले भी हम लोग ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। वोलेटिलिटी मींस फ्लक्चुएशन, Fluctuations in the market. ठीक है। देखो नीचे एकदम आखिरी में क्या लिखा है, हायर वोलेटिलिटी हायर प्रीमियम, लोअर वोलेटिलिटी लोअर प्रीमियम। कॉल हो या पुट हो, जहां वोलेटिलिटी ज्यादा होगी प्रीमियम बढ़ेगा, जहां वोलेटिलिटी है ही नहीं सब स्टेट, तो वहां पे जहां वोलेटिलिटी नहीं वहां पे प्राइस विल बी लो, लोअर प्रीमियम। तो ऐसे ही जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट, ऐसे ही रीड कर लो, फाइल को हम लोग ज्यादा तंग नहीं करेंगे। कंप्लीटेड? Yes, sir. ओके चलिए, इसके बाद है टाइम टू एक्सपायर। मैंने पहले ही बताया जितना लंबा समय आपके पास है उतना ज्यादा वोलेटाइल रहेगा और उतना ज्यादा हाई प्रीमियम रहेगा। एक्सपायरी पास में आएगा धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमको इसमें सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है पायल? First paragraph. वेरी गुड, लेट अस रीड इट। Time to expiration. The effect of time to expiration on both call and put option is similar to that of volatility on option premiums. Generally, longer the maturity of the option, greater is the uncertainty, and hence the higher is the premium. Thus, an option with a strike price of 17,500 and maturing in October 2021 will generally trade at a higher price than an option with the same strike price but expiring in September 2021. अब याद रखो 17,500 का स्ट्राइक प्राइस, एक एक्सपायरी है सितंबर और एक एक्सपायरी है अक्टूबर, किसमें टाइम ज्यादा है, सितंबर वाले में या अक्टूबर वाले में? अक्टूबर वाले में टाइम ज्यादा है, तो प्रीमियम किसका ज्यादा होगा, अक्टूबर वाले का। तो टाइम टू एक्सपायरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी प्राइस डिसाइड करने में, क्योंकि धीरे धीरे मैंने पहले ही बताया जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब आएंगे प्राइस विल बिकम Zero. अंडा। लेट अस सी। If all other factors अटक गई। हाँ बेटा, यस पायल। ओके, ओ ओ ओ ओ, यस पायल।
If oh. all other factors affecting an option's price remain the same, portion of the option premium will decrease with the passage of time. This is also known as time decay. Options are known as wasting assets due to this property where the time value gradually falls to zero. बस धीरे धीरे टाइम डिके मतलब जैसे जैसे अंत समय पास में आएगा प्राइस विल बिकम जीरो, सो दैट इज टाइम डिके। इसमें किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम? चलिए इसके बाद इंटरेस्ट रेट, ये 5th पॉइंट है, इंटरेस्ट रेट। यस पायल, पायल Sir, I can't hear you. I can hear you, no problem. Interest rates you have to read. Sir, should I move further? Yes. Okay. I can't hear you. Interest rates. Interest rates. Interest rates are slightly complicated because they affect different options differently. For example, interest rate have a greater impact on options with the individual stock and indices compared to options on futures. Okay. To put it in a simple way, याद रखना, high interest rate will result in an increase in the value of a call option and a decrease in the value of a put option. मेरे को बताइए, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, पायल कैन यू हियर मी? पायल is still struggling, I think so. Payal, can you hear me? चलिए ठीक है, जब तक पायल आएगी तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट बेटा याद रखना, अगर कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, अच्छे से सुनना, अगर कंपनी का फेवरेबल पोजीशन है, डिविडेंड मिल रहा है या समथिंग लाइक दैट, तो मेरे को बताओ कॉल बढ़ेगा या पुट बढ़ेगा? अगर फायदा है तो कॉल बढ़ेगा ना, पुट मतलब, कॉल मतलब तेजी। अगर कोई अच्छी चीज हो रही है तो भाई ऊपर जाएगा, प्राइस अगर ऊपर जाएगा दैट इज इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट इन लोग बोल रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना, आपको वैसे ज्यादा देखना नहीं है, आपको एक ही चीज देखना है, कहीं पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, पुट ऑप्शन घटेगा। कॉल ऑप्शन का फायदा, पुट ऑप्शन का नुकसान। इतना समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स, इसके लिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत सारा दिया है। ऑप्शन ग्रीक्स में बेटा एक्सप्लेनेशन ढेर सारा भर के दिया है, आपको इतना पूरा पढ़ना नहीं है। आप इसको शॉर्टकट में अगर लिख लोगे कहीं तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, इट विल बी इजी फॉर यू टू, जरूरी नहीं है कि मैं जितना बोलूंगा आपको उतना ही देखना है। अगर मैं आपके जैसा हूं तो मैं बहुत छोटा या बहुत कम लिखूंगा। और इसके फॉर्मूलाज याद रखना है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या, इसके बाद जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इसके बाद डेल्टा के बाद जितने भी कंसेप्ट्स आएंगे, इट कैन बी गामा, इट कैन बी थीटा, इट कैन बी वेगा, इट कैन बी रो, सबके फॉर्मूलाज याद रखना। एग्जाम में क्या पूछेंगे इन लोग, मैं आपको बताऊं, एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन देंगे, एक पर्टिकुलर सेंटेंस देंगे और बोलेंगे बताओ ये डेल्टा है, गामा है, थीटा है या क्या है। तो आपको एक लाइन में आपको लिखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा। प्लस हो सकता है ये पूछे भाई ये फॉर्मूला किस चीज का है, थीटा का है, गामा का है, रो का है, किसका है। इनका जो याद रखना, ये जो यूज होता है इन शेयर मार्केट दैट इज टोटली डिफरेंट। फिलहाल आपको थियोरेटिकल देखना है, प्रैक्टिकल नहीं देखना है। क्या देखना है आपको? थियोरेटिकल कंसेप्ट देखना है, प्रैक्टिकल नहीं देखना है कि ये प्रैक्टिकल कैसे आएगा, क्या आएगा, वो आगे चल के आएगा। अभी आपको सिर्फ थियरी पार्ट देखना है कि डेल्टा मतलब क्या, इन जनरल डेल्टा मतलब क्या।
और उसका फॉर्मूला क्या है। तो एक लाइन का एक्सप्लेनेशन व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा और एक फॉर्मूला, फिर उसके बाद एक एक करके हम सबका देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय गामा, गामा का फॉर्मूला, व्हाट डू यू मीन बाय थीटा, उसका फॉर्मूला। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा अंदर घुसना नहीं है, ठीक है। तो लेट मी रीड इट फॉर यू। Option premiums change with changes in the factors that determine option pricing, that is factors जो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, that is strike price, volatility, term of maturity etc. 5 पॉइंट्स है जो प्राइस को चेंज करता है इन ऑप्शन ट्रेडिंग। The sensitivities most commonly tracked in the market are known collectively as Greeks। तो मार्केट में जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव चीजें बढ़ रही है, कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो ये प्राइस कितना बढ़ रहा है और कितना कम हो रहा है, इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है दैट इज टर्म्ड एज ग्रीक्स। इसको ग्रीक्स बोला गया, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। 5 है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेल्टा। एग्जाम में अगर मैं क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूं तो मैं ना ब्रैकेट में इन्होंने कुछ दिया है सिंबल्स, मैं आपको क्वेश्चन में सिंबल देखे ये भी पूछ सकता हूं, बताओ ये किसका सिंबल है। भाई मेरे को क्वेश्चन ही पूछना है तो मैं आपको वैरायटी बता रहा हूं कि कितने वैरायटी के क्वेश्चंस इस पे पूछ सकते हैं। तो डेल्टा, अब डेल्टा मतलब क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रीक्स इज द ऑप्शंस डेल्टा। अब मेरे को बताओ ये याद रखने की जरूरत है कि जितने ग्रीक्स है ना सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा है। आपको याद क्या रखना है, डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा का फॉर्मूला क्या, बस। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, दिस मतलब डेल्टा, this measures the sensitivity of the option value to a given small change in the price of the underlying asset। sensitivity। अब डायरेक्टली इसके नीचे आइए, इसका आगे देखो, it may also be seen as the speed with which an option moves। किस स्पीड पे बढ़ रहा है ऑप्शन with respect to the price of the underlying asset। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा मतलब चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय, किसके वजह से ऑप्शन प्रीमियम चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। मतलब अंडरलाइंग एसेट कितना चेंज हुआ और उसके वजह से प्रीमियम कितना चेंज हुआ, ये जो कैलकुलेशन देखेंगे डेल्टा। तो डेल्टा इज अ कैलकुलेशन ऑफ चेंजिंग अंडरलाइंग एसेट का प्राइस और उसका असर प्रीमियम के प्राइस पे क्या हुआ। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई, डेल्टा मतलब चेंज इन द ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। आया कंसेप्ट समझ में, हाँ या नहीं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आपको कहीं पे भी इसके इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्या डेल्टा सबको समझ में आया? डेल्टा मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, डेल्टा मतलब क्या भाई, अंडरलाइंग फॉर एग्जाम्पल साची ने कॉल खरीदा था 17,500 का, ठीक है। अब कॉल खरीदा 17,500 और स्पॉट प्राइस भी 17,500 चल रही निफ्टी की। अब 17,500 से निफ्टी का स्पॉट प्राइस बढ़ गया 17,510 रुपीज। तो निफ्टी कितना बढ़ गया, 10 पॉइंट्स। अब इसका असर प्रीमियम पे क्या हुआ, साची साची यस सर, बेटा मेरे को बताओ प्रीमियम कितना भरा था, 95 रुपीज। 95 रुपीज। अब अच्छे से सुनना, 17,500 का स्ट्राइक प्राइस आप ले लिया, स्पॉट प्राइस भी 17,500 चल रहा था। अब निफ्टी बढ़ गया, अंडरलाइंग एसेट निफ्टी बढ़ गया 17,510, कितने पॉइंट से बढ़ गया, 10 पॉइंट से। 10 पॉइंट से। और यहां आपका जो कॉल था 95 रुपीज वाला 96 हो गया। यस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि निफ्टी का 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 50 पैसा ऑफ प्रीमियम। निफ्टी कितने से बढ़ गया, 10 पॉइंट से।
और आपका प्रीमियम कितने से बढ़ गया? 1 रुपी से। 1 रुपीज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई निफ्टी का 10 पॉइंट्स, अंडरलाइंग एसेट का 10 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 रुपी? यस। दैट इज डेल्टा, नथिंग एल्स। कि भाई अंडरलाइंग एसेट का प्राइस कितना बढ़ा और उसके वजह से प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ गया, आया? दैट इज टर्म्ड एज डेल्टा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो, नेक्स्ट वन इज गामा। अच्छे से सुनना, गामा मेजर्स change in delta with respect to a change in price of the underlying asset. अब गामा मतलब क्या? अच्छे से सुनना बेटा, गामा मतलब क्या? गामा बोलता है अंडरलाइंग एसेट 17,500 से निफ्टी 17,510 हो गया, अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू 10 पॉइंट्स बढ़ गया, या हम लोग बोल सकते हैं निफ्टी 10 पॉइंट्स बढ़ गया, 17,500 का 17,510। इसका असर, इस चीज का असर डेल्टा पे क्या पड़ा, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो दैट इज योर गामा। तो फॉर्मूला देखो उसका क्या बोलता है, फॉर्मूला देखो बेटा क्या बोल रहा है, गामा इज इक्वल टू चेंज इन एन ऑप्शन डेल्टा डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट में कितना चेंज आया और उसका असर डेल्टा पे क्या पड़ा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा व्हाट इज गामा। ये ऑल थिंग्स आर अंडर रिलेटेड, मतलब इंटर रिलेटेड। अब उसी के ऊपर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के ऊपर ही इन्होंने अच्छे से लिखा, देखो फर्स्ट सेंटेंस के बाद, दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द ऑप्शन प्राइस विद रिगार्ड टू द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट. It is calculated as the ratio of change in delta divided by for a unit change in price of the underlying asset. तो वही फॉर्मूला लिखा है कि भाई change in delta upon unit change in price of underlying asset. आया समझ में? तो गामा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डेल्टा डिवाइडेड बाय यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट. बेटा सबको समझ में आया? गामा, डेल्टा एंड गामा वी हैव कंप्लीटेड. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट थीटा. थीटा इज अ मेजर ऑफ एन ऑप्शन सेंसिटिविटी ऑफ टाइम डीके. टाइम डीके मतलब कितना समय बाकी है. जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास में आएगी, प्राइस धीरे धीरे अंडा होते जाएगा. तो टाइम डीके मतलब थीटा किसको देखता है? टाइम डीके को देखता है कि कितना समय बाकी है, कितना टाइम बाकी है. तो देखो, थीटा इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1 डे डिक्रीज इन टाइम ऑफ एक्सपायरेशन. मतलब एक दिन के बाद एक्सपायरी के, धीरे धीरे हम लोग एक्सपायरी के पास जा रहे हैं. किसके पास जा रहे हैं? एक्सपायरी के पास. उसका असर प्रीमियम पे क्या पड़ रहा है? फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा है. थीटा इज इक्वल टू चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ऑफ एक्सपायरी. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही देख लो. मेरे को बताइए, 21 सितंबर को आपने कॉल लिया, साची ने 21 सितंबर को कॉल लिया. व्हाट वाज द एक्सपायरी डेट? साची, एक्सपायरी डेट क्या था? 30th सितंबर. 30th सितंबर. अब 21 तारीख को 95 है, ठीक है, लेकिन हो सकता है 22, 23, 24, 25 और 30 के आसपास आते आते वो 2 रुपए हो जाए. 30 तारीख के आसपास आते आते वो 2 रुपए हो जाए. मतलब एक एक दिन भारी पड़ेगा, क्योंकि एक एक दिन हम लोग एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं. तो थीटा क्या बता रहा है? थीटा क्या चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है हमको? थीटा हमको एक ही चीज बता रहा है, क्या? कि भाई प्रीमियम में क्या चेंज आएंगे जब धीरे धीरे हम लोग एक्सपायरी के तरफ बढ़ेंगे. तो देखो थीटा के बारे में क्या बोल रहा है. इसके लिए उन्होंने बोला है थीटा मतलब चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि हर दिन एक्सपायरी पास आते जाएगी.
हम धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके वजह से भी प्रीमियम के ऊपर असर पड़ता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? याद रखना, थीटा यह हरदम नेगेटिव रहता है, मतलब जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के पास जाएंगे थीटा हरदम कम होते जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज वेगा। अब वेगा क्या बोल रहा है? वेगा बोलता है, मेरे को बताओ, ऑप्शन प्रीमियम या ऑप्शन का प्राइस वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? तो यहां किसके ऊपर? वही चीज है वेगा, नथिंग है। वेगा, वी इंडिकेट्स वोलेटिलिटी, थीटा टी इंडिकेट्स टाइम। मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं ऐसे ही याद करता हूं, थीटा स्टार्ट हो रहा है टी से, इज रिलेटेड विद टाइम, दैट इज एक्सपायरी। वेगा स्टार्ट हो रहा है वी से, इट इज रिलेटेड विद वोलेटिलिटी। तो देखो, वेगा इज द मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन मार्केट वोलेटिलिटी। अब इसके बाद डायरेक्टली आप नीचे आइए, उसका फॉर्मूला क्या बोल रहा है? वेगा इज इक्वल टू चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन वोलेटिलिटी। और हम सबको मालूम है, जैसे जैसे चीजें वोलेटाइल होगी प्रीमियम बढ़ेगा, वोलेटाइल कम वोलेटिलिटी कम, प्रीमियम कम। ये देख चुके अपन, देखा कि नहीं? ए बोलो रे बाबा, देखा कि नहीं? गुड। इसके बाद आप देखोगे रो। अब रो मतलब क्या? रो इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1 परसेंटेज पॉइंट चेंज इन द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। जो मैंने आपको बताया था ना, इंटरेस्ट रेट वाला आखिरी 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट, ये वही है कॉम्प्लिकेटेड वाला। तो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट याद रखना है, रो इज रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट, इतना ही याद रखो, रो इज रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट। फॉर्मूला क्या है देखो, रो इज इक्वल टू चेंज इन ऑप्शन, सब में चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम पहले ही आ रहा है, 5 पॉइंट में चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ फंडिंग द अंडरलाइन। फंडिंग द अंडरलाइन मींस इंटरेस्ट रेट, फंडिंग द अंडरलाइन मींस इंटरेस्ट रेट। हो गया? अब ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में बेटा, अगेन मैं जो बोल रहा हूं उतना ही याद रखना, सबसे पहली लाइन मार्क करो बस। बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल में, जो बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल है, किसने दिया, कब दिया, बस इतना याद रखना है। द बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय विलियम शार्प इन 1978, दैट्स ऑल। इसमें और कुछ देखना नहीं है, याद रखना ये बेटा सब थियोरेटिकल कंसेप्ट्स है, इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। आखिरी है द ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। ब्लैक एंड स्कोल, अगेन सिर्फ देखो, द ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल वाज पब्लिश्ड इन 1973 बाय फिशर ब्लैक एंड मायरन स्कोल्स। बस, इसमें और कुछ मत देखना, नो कैलकुलेशंस एंड नो। अब अभी तक हमने कोई बड़ा सा फॉर्मूला देखा है क्या? कोई बड़ा सा फॉर्मूला आया और ऑप्शन में ब्लैक स्कोल्स आया ना, तो लिख देना है ब्लैक स्कोल्स का ही फॉर्मूला है, और कुछ नहीं आएगा बेटा इसमें से। तो भाई ब्लैक स्कोल्स किसने दिया और कब दिया, ये याद रखो, नाम याद रखो, फिशर ब्लैक एंड मायरन स्कोल्स ने ये दिया 1973 में। आया समझ में? तो आज के लिए यहीं तक काफी है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग देखेंगे ना, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली कल थोड़ा सा हम लोग ज्यादा समय ले लेंगे, कल थोड़ा सा ज्यादा बैठ के चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? हेलो, अगर आपको रीड करना है तो आप लोग इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी रीड कर सकते हो। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मतलब वोलेटिलिटी। तो इसमें क्या रीड करना है मैं आपको मार्क करवा देता हूं, प्लीज सिर्फ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक बार रीड कर लेना, मैं आपको मार्क करवा रहा हूं।
फर्स्ट 3 लाइंस, इंप्लाइड वोलेटिलिटी की फर्स्ट 3 लाइंस, ये देखिए स्क्रीन पे देख सकते हो, ये फर्स्ट 3 लाइंस अप टू इट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ, दिस वन फ्रॉम मार्केट पार्टिसिपेंट्स अप टू इटसेल्फ, इसके बाद जो कंसेप्ट आएगा वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला है, तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है बेटा, किसी को कुछ क्वेरीज है तो प्लीज लेट मी नो। डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? यस, एनी प्रॉब्लम्स डियर स्टूडेंट्स? तो बेटा थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में रहो, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। कंटिन्यूएशन में पढ़ाई करोगे तो चीजें याद रहेगी, लिख लिख के देखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा, ठीक है, कंटिन्यूएशन में। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।